नमस्कार। खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किसानों से संवाद के दौरान दिखाया विपक्ष का असली चेहरा, किसानों को बरगला कर चमका रहे राजनीति। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला जारी, पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव ने छोड़ा साथ। ड्रग्स पार्टी को लेकर करण जौहर को मिला एनसीबी का समन, सामने आएंगे बॉलीवुड के कई चेहरे। कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 6 हफ्ते में देना होगा जवाब। उइगर मुसलमानों पर चीन की नई साजिश, सूची में हेरफेर को लेकर कसेगा यूएन मानवाधिकार परिषद का शिकंजा। अब रुक करते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, वे कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं, किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पीएम मोदी के किसानों के साथ संवाद से सरकार का कृषि कानूनों पर स्टैंड सामने आ गया है। कृषि कानून के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के पीछे खड़ी राजनीतिक पार्टियों का असली चेहरा भी उजागर होता दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर मनीष, अब तक तो किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी हाजिरी नहीं लगाई और अब किसानों ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जो कमेटी है उस पर भरोसा नहीं है। देखिए, कैपिटल टीवी में लगातार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं, ये किसान संगठनों का आंदोलन है। और ये वो किसान संगठन है जो अलग अलग विपक्षी पार्टियों के एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जो तमाम लोग हैं ये सरकार विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स के रूप में ये काम कर रहे हैं। अब इनका ध्येय क्या है? इनका ध्येय इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं है। इनका ध्येय, इनका जो मकसद है वो सरकार को नीचा दिखाना है। आप देखिए, कभी ये तो मसला किसान का आ गया, पहले सीए का मसला इन्होंने उठाया था। यही लोग, यही संगठन, यही पार्टियां, यही नेता, यही सारे लोग सीए के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसके पहले जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब भी यही लोग थे जो विरोध कर रहे थे। तो इनका मकसद बिल्कुल ही साफ है, ये राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इनके पूरे गेम प्लान को पहचान लिया और आज सरकार की तरफ से बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि आपको जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न का निवारण होगा। ये जो तीनों कानून हैं इसे वापस नहीं लिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेन आर्गुमेंट जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का था वो ये था कि चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, 1991 के बाद से जब भी इस देश में मनमोहन सिंह ने और नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन, उदारवादी नीतियों को अपनाया है, तब से कई सारे सेक्टर्स में इसका फ़ायदा हुआ है। लोग इस लिबरलाइजेशन का जो सुख है उसको अभी महसूस कर रहे हैं। एक हमारा जो सेक्टर जो किसान का है, जो खेती का है, वो इससे जुड़ नहीं सका, वहाँ पे लिबरलाइजेशन का फ़ायदा पहुँच नहीं सका और इसलिए ये सेक्टर आज एक बीमार सेक्टर के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन तमाम विरोध के बावजूद इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाए और जो छोटे और मंझले किसान हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी आमदनी को डबल करने के लिए सरकार आगे काम करे और इन जो प्रदर्शनकारी संगठन हैं इनको कानून और कोर्ट के जरिए हल करने की कोशिश करें। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में एक एक करके सेंध लगती जा रही है। नेताओं के बीच पार्टी छोड़ने की भगदड़ मची है। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी और शीलभद्र के बाद अब पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया है। मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने से अब ममता की परेशानी पहले से कई गुना बढ़ गई है।
पहले ही ओवैसी इफेक्ट से परेशान ममता के लिए इस्लाम का इस्तीफा काफी महंगा पड़ने वाला है। डॉक्टर मनीष ओवैसी के हुंकार भरने से तो ममता बनर्जी पहले ही परेशान थी कि उनके मुस्लिम वोट कट जाएंगे। अब उनके मुस्लिम नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए बन गई है। देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं आउट ऑफ सेंस हो चुकी है। उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि अपने घर को किस तरह से वो संभाल के रखे, और इसलिए वो लगातार गलत फैसले लेते चली जा रही हैं। आज ममता बनर्जी की तरफ से 2-3 गलत फैसले हुए हैं। पहला फैसला, जो शुभेंदु अधिकारी, ये अपने आप में मैं आपको बता दूं कि चाहे वो मालदा हो चाहे मुर्शिदाबाद हो, जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ पे तृणमूल के झंडे को सबसे ज़्यादा बुलंदियों पर लेके जाने वाले लीडर कोई है तो ये शुभेंदु अधिकारी हैं। और शुभेंदु अधिकारी की वजह से कई सारे मुस्लिम वोटर्स तृणमूल से दूर जाने वाले हैं, और उसी का एक जिसको कह सकते हैं ट्रेलर है कि तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल का ही जनरल सेक्रेटरी आज तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया। तो ये तो एक मसला है, लेकिन इसके लिए ममता बनर्जी किस तरह से गलतियां कर रही है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कि आज मालूम चल रहा है कि जिन एमएलएज ने, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने जो इस्तीफा दिया है, उसको तृणमूल के जो वहाँ पे असेंबली में जो स्पीकर हैं, उन्होंने इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया है। मतलब ये कि आप कोई शख्स पार्टी में रहना नहीं चाहता है, आप वो इस्तीफा दे रहा है। पहले भी केस हो चुका है इस तरह का, चाहे वो कर्नाटका में हो चाहे वो मध्य प्रदेश के केस में भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि कोई शख्स अपनी पार्टी में नहीं रहना चाहता है, उसे आप कैसे रोक सकते हैं। लेकिन ये जो दांव पेच है वो इसलिए किया जा रहा है ममता की तरफ से कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं होता है तो आप उन्हें दल बदलू कानून के तहत आप उसको पनिश कर सकें, 4 साल 5 साल के लिए उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, ऐसा कोई तिकड़म आप अपना सके। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ और भी ज़्यादा मचने वाली है। दूसरी खबर जो इसको कह सकते हैं कि गलती है, वो गलती ये है कि 3 आईपीएस ऑफिसर्स जिनको गृह मंत्रालय ने सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए बुलाया है, उसको रोकने के लिए वो आज कोर्ट चली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होना है वो तो होगा ही, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स और जो कानून यही कह रहा है कि ममता बनर्जी की ये जो जिद है वो जिद पूरी नहीं होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते चले जा रहे हैं, ममता बनर्जी से लगातार एक के एक बाद गलतियां लगातार हो रही हैं। अब कैसे ममता बनर्जी बीजेपी को इस हिसाब से रोक पाएंगी, ये आगे समय पता चलेगा। रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी धीरे धीरे कई बड़ी हस्तियों पर शिकंजा कसती जा रही है। हाल में एनसीबी के हाथ बड़ी जानकारी लगी, जिसके बाद फिल्म निर्माता करण जौहर को समन किया गया और उनके घर पर साल 2019 में हुई पार्टी से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए बुलाया गया। ऐसे में फिल्म निर्माता करण जौहर के रास्ते एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की तह तक पहुंचेगी, जिससे सुशांत मामले में भी नया खुलासा हो सकता है। डॉक्टर मनीष करण जौहर को एनसीबी ने समन किया, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। कई और खुलासे भी इसमें होने की संभावना जताई जा रही है। और क्या सुशांत केस में भी कोई खुलासा इससे हो सकता है? देखिए, ये केस जो करण जौहर के ऊपर चल रहा है वो उस टेप को लेकर के, जिस टेप में वो अपने घर के अंदर एक पार्टी कर रहे हैं और पार्टी के अंदर वो ड्रग्स चल रहा है, ये आरोप सिरसा साहब का है, जिसको लेकर के वो एनसीबी में उन्होंने कंप्लेन किया। अब जो खबर आई कि उस पहले तो वीडियो का फॉरेंसिक जांच हुआ, तो उस जांच में ये मालूम चला कि ये वीडियो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट कहीं दूसरा तरह का शूट किया हुआ नहीं है। करण जौहर ने भी इस बात को माना है कि ये टेप जो है उनके ही घर में जो हुई पार्टी है वो उसका है। लेकिन आज कोर्ट जो एनसीबी ने जो तलब दिया था, जो समन दिया था, उसके जवाब में करण जौहर ने एनसीबी से ये कहा है कि ये पार्टी, ये लोग, ये वीडियो ओरिजिनल तो है, लेकिन इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन नहीं किया गया। अब जो दूसरी बार करण जौहर को इस तरह का समन भेजा गया है वो इसलिए भेजा है, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि एनसीबी लगातार नए नए ड्रग पेडलर्स को पकड़ रही है और अचानक से एनसीबी की पूरे तहकीकात में बदलाव यूं आया है कि जितने भी जो गजेट्स हैं, फोन्स हैं, ये सारी चीज़ों के लिए जो फॉरेंसिक लैब को जो इन लोगों ने चुना है
वो अहमदाबाद का फॉरेंसिक लैब है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन लैब है वो, और वहाँ पे इजरायली टेक्निक के ज़रिए कुछ ऐसी, जिसको कह सकते हैं कि जो डाटा जो माइनिंग की जा रही है उसमें कई सारे नए खुलासे हुए हैं। ये खबर बाकी सारे चैनल में तो आ रहा है कि भाई करण जौहर ने ये बात कह दी कि भाई उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन एनसीबी ने एक और सवाल किया है कि आपने जो ये पार्टी की उसमें जो गेस्ट लिस्ट था, उस पार्टी में जो लोग सिर्फ इसमें नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन से लोग थे जो इस पार्टी में मौजूद थे। और जैसे ये नाम सबके सामने आएगा, एनसीबी उसी इजरायली टेक्निक की मदद से उनका पूरा कच्चा चिट्ठा, उसकी पूरी कुंडली निकालने में कामयाब होगी। इसीलिए ये नई पहल बॉलीवुड के लिए खलबली मचाने वाली खबर है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाने वाले इन लिबरल्स को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है। पीएम मोदी के विरोध के नाम पर कोर्ट का मजाक उड़ाना इन लोगों को महंगा पड़ सकता है। डॉक्टर मनीष, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लिबरल्स के लिए एक सबक है, तो क्या वो इससे सबक लेंगे या फिर उनकी ये शर्मनाक हरकतें बरकरार ही रहेंगी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो कार्टूनिस्ट होते हैं या फिर जो एक विवाद है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, ये मुझे लगता है कि इस तरह के केसेस में इसको इतना ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। कोई कार्टूनिस्ट है, वो कार्टून बनाएगा, वो सरकार के खिलाफ बनाएगा, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनाएगा, और बनाना चाहिए। और आपसे आपकी उसकी विचारधारा नहीं मिलती है तो उसको वो आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने जिस भी शब्द से, वो सिर्फ ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल ना हो, अदरवाइज वो मजाक उड़ा सकता है, वो फन कर सकता है। दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हर शख्स को ये आज़ादी है। हिंदुस्तान में चूँकि वो बहुत सारे नियम कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के चले आ रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि बहुत टची इशू हो जाता है। इन दोनों की जो गलती ये रही कि इन लोगों ने पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करते 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 एक जो हिंदुस्तान में अभी तक जो सीमा रेखा जो बनी हुई है, वो उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। क्रॉस ऐसे कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को आपने बता दिया कि ये भाई कोई बीजेपी का कार्यालय है, किसी ने बता दिया भाई आरएसएस का कार्यालय है। आप कल जो है तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक आप सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इस इंस्टीट्यूशन को या जज के इंटेंशन के ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आपसे ये दोनों ही गलतियां इसमें हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस केस में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बहस चलेगी, सब कुछ होगा, और धीरे धीरे ये समय का तकाजा है, ये डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आदमी क्रिटिसिज्म करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उनको ये क्रिटिसिज्म को स्पोर्टिंग स्पिरिट में एक्सेप्ट करने की हैबिट वो जो है आनी चाहिए। तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि कोई आदमी, किसी ने कुछ कार्टून बना दिया, उसके लिए उसको जेल भेज दिया जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। रुक करते हैं चीन का। चीन में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर शिकंजा कसने का वहां की वामपंथी सरकार कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बार चीन ने इसमें अपनी कंपनी अलीबाबा की मदद ली है, जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो चेहरे की 3D इमेज बनाकर व्यक्ति की पहचान करता है। कंपनी के इस सॉफ्टवेयर ने चीन की मंशा को पूरा करने का काम किया है, क्योंकि चीन की सरकार उइगरों का नामो निशान मिटा देना चाहती है, जिसके लिए वहां की सरकार ये सब कर रही है। डॉक्टर मनीष, लगातार उइगर मुसलमानों पर चीन में अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ आवाज अभी तक उठाई नहीं जा रही, और अब चीन उइगरों का नामो निशान मिटाने के लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर लेकर आया है। देखिए, चीन के अंदर जो वहाँ पे जो तानाशाह शी जिनपिंग, वो ताना हिटलर से कम नहीं है वो, और वहाँ पे वो एक पॉलिसी चलाते हैं, स्ट्राइक हार्ड कैंपेन अगेंस्ट वायलेंस एंड टेररिज्म। वामपंथी हैं, इसलिए शब्दों का चयन बड़ा तगड़ा होता है कि स्ट्राइक हार्ड पॉलिसी अगेंस्ट वायलेंस एंड टेररिज्म। ये वायलेंस एंड टेररिज्म करने वाले कौन हैं? तो मुस्लिम्स,
अभी मैं आपको बता दूं, मैं इसके कुछ डिटेलिंग में दूंगा, लेकिन जो लेटेस्ट फरमान वहां पे उइगर मुस्लिम्स के लिए जारी किया गया है, वो फरमान 2 सप्ताह पहले जारी किया गया, जिसमें इट बिकेम मैंडेटरी कि शुक्रवार के दिन, जिस दिन जुमे की नमाज होती है, उस दिन जितने भी ये उइगर मुस्लिम्स हैं वहां पे, उनको पोर्क खाना अनिवार्य है। पोर्क तो इस्लाम में बैन है, इसको हराम कहते हैं, लेकिन फिर भी वहां की जो वामपंथी, वो जो कम्युनिस्ट सरकार है, वो जबरदस्ती ये बताता है कि इनका किस तरह का एटीट्यूड है उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ। दुनिया में जहां जहां भी वामपंथी रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जो दमन इन लोगों ने किया है, उसकी कोई कल्पना भी आप नहीं कर सकते। कभी कैपिटल टीवी में इसके ऊपर मैं सीरीज बनाऊंगा, तो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और हिंदुस्तान एक अकेला मुल्क है जहां वामपंथियों के साथ मिलकर के ये पीएफआई और मुसलमान जो है मीम और भीम का नारा लगाते हैं। लेकिन इस खबर पर लौटते हैं कि पिछले 1-2 महीने में 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एक ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट का नाम है बिग डाटा प्रोग्राम टारगेट जिंगजियांग मुस्लिम्स, और दूसरा सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें वो साफ साफ बताया गया कि वहाँ पे उइगर मुस्लिम की स्थिति मॉडर्न एज में स्लेवरी जिस तरीके से हो सकता है, वो वहाँ पे स्लेव बनाया गया है। 11 मिलियन उइगर मुस्लिम जो है जिंगजियांग के इलाके में रहते हैं, और इन सबको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के नाम पे इन लोगों को जेल में रखा जाता है। आपने जो खबर दी है, ये ह्यूमन राइट्स की उसी खबर, ह्यूमन राइट्स वॉच की उस खबर का एक एक्सटेंशन है कि किस तरीके से वो काम कर रहा था। दरअसल चीन ने उइगर मुस्लिम्स को पहचानने के लिए उस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि जिसमें दुनिया के किसी भी इलाके में, चीन के किसी भी इलाके में, अगर वो शख्स उइगर मुस्लिम है और वो वॉक करता हुआ नजर आएगा, तो अपने आप उसके डाटा सेंटर में ये पता चल जाएगा कि वो शख्स उइगर मुस्लिम्स है, और उसके बाद वहाँ की पुलिस, वहाँ का जो एजेंसी है, ये तय कर सकती है कि ये इसे कब अरेस्ट किया जाए, या अरेस्ट करना है या नहीं करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी उइगर मुस्लिम्स थे पिछले 10-15 सालों में, उनके खिलाफ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, ये वायलेंस और टेररिज्म को रोकने के नाम पे किस तरह से खुलेआम इनकी हत्या की जा रही है, और जो छोटे बच्चे और महिलाएं हैं उनको गुलाम वहाँ पे बना लिया गया है। लेकिन चीन तो चीन है, दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री उसके खिलाफ, इस मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।